हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े। थर्मोडाइनमिक सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी। दैट मीन्स पाथ क्या है, प्रोसेस क्या है, साइकिल क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आज इसमें हम लोग आपका प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपका डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के नाम से ही आपका डिपेंड हो रहा है, आपका नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है, जहाँ पे आपका मास पे डिपेंड नहीं करती आपका वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जबकि आपको जो एक्सटेंसिव होती है वो मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। आप चाहें तो आपका इसकी लैंग्वेज देखें एक बार। एक्सटेंसिव में क्या है, द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन द मास द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ओके, जैसे कि आपका टोटल वॉल्यूम है, मास है, एनर्जी है, इंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे का सारा क्या है आपका मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। ओके, दैट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। यदि मैं इंटेंसिव की बात करें तो द प्रॉपर्टीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, तो ये सारी की सारी आपका वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपका ये मास पे डिपेंड नहीं करती। ओके, दैट मीन्स आपका पर यूनिट मास पे भी आप जितना भी लेंगे उन सब जगह आपका प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा, स्पेसिफिक हीट सेम, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सो यदि हम इसको आपका डिफरेंस देखा जाए इन दोनों में, तो आप फ्रॉम द डिफिनीसन पहला पॉइंट तो यही है, ये आपका एक्सटेंसिव क्या होगा, मास पे डिपेंड करती है, आपका वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। सेकेंड पॉइंट, दीज प्रॉपर्टीज़ आर ऑब्टेन ऑन टोटल मास, ये आपका टोटल मास पे आपका डिपेंड करती है। ये आपको क्या होता है, आपको पर यूनिट मास, ये इंटेंसिटी एक पर यूनिट मास पे आपका डिपेंड करती है। कहने का मतलब है कि यदि आप 1 kg के लिए काम करें या 100 kg के लिए, इसमें कोई भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ सिस्टम। जो मैग्नीट्यूड है आपका, दैट मीन्स क्या होगा, आपका सम ऑफ दियर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम होगा। ओके, जबकि यहाँ पे क्या होगा, दैट मीन्स इंटेंसिव है आपका, द मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टम इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ दियर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। ओके, एग्जाम्पल आपको पहले ही क्लियर है, आपका मास हो गया, टोटल एनर्जी है, टोटल वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, सारा किस में आएगा, एक्सटेंसिव में आएगा। जबकि इंटेंसिव में एग्जाम्पल है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, ये सारा का सारा क्या आएगा, इंटेंसिव में आएगा। ओके, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस कुछ और नहीं बल्कि काफ़ी आपका स्लोवेस्ट प्रोसेस होता है, आपका इनफाइनाइटली स्लोएस्ट, ठीक है, वही आपका क्वासी-स्टैटिक कहलाता है। when the process is carried out in such a rate that at every intermediate points the equilibrium condition can be described and fixed, then the process is known as quasi-static process। तो ये बहुत ही फाइनली स्मॉल प्रोसेस होता है आपका, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जहाँ पे हर एक पर्टिकुलर स्टेट में क्या होगा आपका, वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका डिस्क्राइब की जा सकती है और फिक्स होती है। ओके, ईच स्टेट इन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस में बी कंसिडर एज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। हर क्वासी-स्टैटिक का के प्रोसेस में हर एक स्टेट पर, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, हर एक अवस्था में क्या होगा आपका, वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका देखने को मिलती है, उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को फुलफिल करेगा। ओके, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड एंड द सिस्टम रिएक्ट्स विद द सेम इक्विलिब्रियम स्टेट्स। ओके, इज इट क्लियर, ये क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट मीन्स लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है आपका जीरोथ लॉ के बारे में। तो जीरोथ लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ स्टेट करता है कि मतलब जीरोथ लॉ के हिसाब से क्या होगा, यदि कोई दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, तो वो दोनों आपस में भी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, उसमें साम्य अवस्था में होंगे, ठीक है, तापीय साम्य अवस्था में होंगे, ठीक है। क्या है आपका स्टेटमेंट, देखिए, व्हेन टू सिस्टम्स आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन टू सिस्टम आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वन अनदर। कोई दो सिस्टम हैं जो आपको किसी तीसरी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो ये दोनों सिस्टम भी क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये आपका जीरोथ लॉ कहता है। अब बात करेंगे हम फर्स्ट लॉ के बारे में। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट हैज़ टू स्टेटमेंट। देखो, ये किस पे आधारित है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, जो कि क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको हम लोग ऊर्जा को स्थानांतरित नहीं कर सकते, बट इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं।
ओके, तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। दैट मीन्स इसको आपका म्यूचुअली हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क और हीट को, ठीक, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए आपका दिया है आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड थ्रू इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपका बेस्ड है, तो उसके प्रिंसिपल को ही फॉलो करेगा। दैट मीन्स कि यू इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, एंड डी यू क्या आपका, दैट मीन्स टोटल इंटरनल आपका डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी, तो हो जाएगा आपका यू टी माइनस वाई एन प्लस डब्ल्यू। ओके, बाकी आपका नॉमेनक्लेचर आपको पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी डी हो गया, डब्ल्यू वर्क डन हो गया, क्यू आपका हीट सप्लाइड हो गया। ओके, अब हम लोग सेकेंड लॉ की बात करेंगे। सेकेंड लॉ में आपका बेसिकली दो स्टेटमेंट है, दो साइंटिस्टों ने दिया आपका, एक आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, दूसरा आपका क्लासिस स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो यदि मैं केल्विन प्लैंक के बारे में बात करूं तो ये उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई डिवाइस बनाना आपका इम्पॉसिबल है, कोई भी एक साइक्लिक डिवाइस ऐसी बनाना इम्पॉसिबल है वो जो कि आपका वर्क, जो कि पूरी तरह से आपका हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपका लॉस तो जरूर होगा, कहने का मतलब ये है। तो स्टेटमेंट देखें, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस हुज सोल पर्पज इज टू कन्वर्ट ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। दैट मीन्स जितनी आप वर्क इनपुट दे रहे हैं, जितनी भी आप हीट इनपुट करा रहे हैं, उतना वो पूरी तरह से इसको वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा कोई आपका साइक्लिक डिवाइस बनाना या ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं, ये आपका केल्विन प्लैंक ने बोला। अब बात करेंगे क्लासिस के बारे में। इन्होंने क्या कहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी। कहने का मतलब क्या है, आपका क्लासिस स्टेटमेंट में क्या कहा है कि बिना आपका एक्सटर्नल वर्क किए बिना आपका सिस्टम में ऊष्मा को, हीट को लोअर टू हायर में आपका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट का डायरेक्शन मूव नहीं करा सकते, ठीक है। उस पर कुछ ना कुछ बिना आपका कोई एक्सटर्नल एजेंसी के बिना, यानी बिना एक्स्ट्रा वर्क किए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका क्लासिस स्टेटमेंट है, और इसी के साथ ही आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ख़त्म होता है। और आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट भी है। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। ओके।